हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम जो बीएससी फाइनल ईयर का जो बुक है रियल एंड कम्प्लेक्स एनालिसिस, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। बेसिकली जो बीएससी फाइनल ईयर के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियो को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो 6 जो सेमेस्टर हम जो लेके चल रहे हैं, पहले हम इसमें जो क्या क्या चैप्टर हैं, प्रत्येक चैप्टर है उसको बारे में पढ़ेंगे। और जो क्वेश्चन आते हैं, कितने सेक्शन होते हैं, कितने सेक्शन में से इम्पोर्टेंट है और कितने क्वेश्चन जैसे उसमें पूछे जाते हैं, ये सारी बात मैं कर लेता हूँ। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम बात कर लेंगे इसकी एक्सरसाइज के बारे में। ठीक है, अब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा चैप्टर स्टार्ट से पहले मैं उसका ये जो चैप्टर है, कौन कौन से चैप्टर होंगे बेसिकली, सबसे पहले देखो पेपर को डिवाइड कैसे किया जाता है बीएससी के केस में, और आप लोगों को कैसे स्टडी करनी है, क्योंकि अभी कोरोना में जैसे बंद है बेटा कॉलेज वगैरह, तो आप लोगों को कैसे पढ़ना है ये मैं बता देता हूँ और कैसे मैं करवाऊँगा। बीएससी फाइनल ईयर की जो ये है, मैं ये स्टार्ट कर दी है क्योंकि बच्चे बड़े कह रहे थे कि सर स्टार्ट करो, तो मैंने कर दिया है। और प्रत्येक बुक का मैं एक एक चैप्टर जैसे एक उसका पैरेलल हम लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जैकोबियन, ठीक है, या जैकोबियन मैट्रिक्स। ठीक है, सेकंड जो बात आती है हमारे पास बीटा एंड गामा फंक्शन। ठीक है, अब देखो जब बात होती है बीटा और गामा फंक्शन की, और थर्ड आती है डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल। एक बार ध्यान से समझना कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट पूछा जाता है। फोरियर सीरीज, ठीक है, फोरियर सीरीज में ही आती है डिरिचलेट्स की जितनी भी कंडीशन है। इसकी मैं थ्योरम वगैरह सब करवाऊंगा बेटा, जो इम्पोर्टेंट जो थ्योरम होगी, जो बेसिकली हमारे एमडी यूनिवर्सिटी CDLU के यूनिवर्सिटीज़ के लिए। ठीक है, अब फोरियर सीरीज़ के बाद आती है हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन की, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसको देख लेते हैं, कैलकुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। देखो ये आते हैं कैलकुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ये चैप्टर है। ठीक है, और जो 6th जो आता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एंड मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, 7th आता है क्रिटिकल मैपिंग। अब समझते बड़ा, पेपर के दौरान आपको 6 सेक्शन मिलेंगे। सेक्शन कितने मिलेंगे बेटा? 6। ठीक है, 3 चैप्टर मिला के सेक्शन 1 बनाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 2 बनाएगा। ये सेक्शन 3 बनाएगा और ये सेक्शन 4 बनाएगा। ठीक है, सेक्शन 5 भी। अब सेक्शन 5 सेक्शन होंगे बेटा। सेक्शन 5 भी, इसमें आएगा शॉर्ट आंसर, और ये कंपलसरी होगा। क्या होगा? ये कंपलसरी होगा। ठीक है, अब देखो प्रत्येक सेक्शन से हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, प्रत्येक सेक्शन से हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे कि जो हम एक सेक्शन से, अब 3 चैप्टर मिला के एक सेक्शन बनाता है। सबसे जो इम्पोर्टेंट जो है इसमें फोरियर सीरीज है, जिसमें हम ये सारी कंडीशन, कुछ थ्योरम है वो मैं करवाऊंगा। ठीक है, सेक्शन 3 कैलकुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो गया, ये भी अकेला है। इसमें से एक क्वेश्चन इसमें बनेगा प्रत्येक सेक्शन से, और ये कंपलसरी हो गए। इस कंपलसरी सेक्शन में इनमें से एक क्वेश्चन उठाएगा, 5 से 6 या 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं।
ठीक है। तो बेटा इसको नोट करो वीडियो को पॉज करके। फिर मैं अब पहला जो चैप्टर है जैकोबियन और जैकोबियन मैट्रिक्स, मैं वहाँ से इसको स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। हाँ, इसको नोट करो, वीडियो को पॉज करो, चैप्टर को नोट करो, कितने सेक्शन आएंगे, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा, अब हम चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं जैकोबियन या जैकोबियन मैट्रिक्स, ठीक है। इसको समझ लेते हैं। व्हाट इज जैकोबियन, क्या होता है। एक मैथमेटिशियन थे, इन्होंने क्या बताया कि कोई फंक्शन है और वो डिफरेंशिएबल है एट एवरी पॉइंट पे, ठीक है। ये बताया कोई फंक्शन है, ठीक है, और वो डिफरेंशिएबल है एट एवरी पॉइंट पे। ये सब जो बताया उन्होंने वो जैकोबियन, ठीक है। और जो डिफरेंशिएबल है, इट मीन्स डेरिवेबल है, ये डेरिवेबल है, तो वो डेरिवेबल कंप्लीट डेरिवेबल ना होके उसका पार्शियल डेरिवेबल होगा, पार्शियल डेरिवेटिव होगा, ठीक है, ठीक है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव होगा, ठीक है। अब देखो, अब इसको हम समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल से। अब मैं आपको बेटा समझा देता हूँ कि एक्चुअल में ये क्या है। ये तो हमने इसकी थोड़ी सी बेसिक इसके डेफिनेशन है, उसके बारे में हमने बात कर ली। अगर सपोज करो मेरे पास u कोई फंक्शन हो गया, इम्प्लिसिट फंक्शन है x और y का, ठीक है, और v भी कोई फंक्शन है, सपोज करो x और y का। तो अब ये u भी x और y का इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया, तो अब मैं इसको डेरिवेटिव करूँगा, तो डेरिवेटिव क्या होगा मेरे पास, जो वो होगा पार्शियल डेरिवेटिव होगा, पार्शियल डेरिवेटिव होगा, ठीक है। तो पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब अगर मैं करूँगा तो इसको हम डिनोट करते हैं करली u अपॉन करली x और करली u अपॉन करली y से। ये इसका क्या कहलाएगा बेटा, पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। अगर ये है तो करली v अपॉन करली x और करली v अपॉन करली y, इसको कर्ल से डिनोट करते हैं, ठीक है। कर्ल से डिनोट करने का बेटा ये मेथड भी है, या फिर इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं डेल्टा x। ये कर्ल का सिंबल है इसको डिनोट करने का, समझ में आया। ये भी इसका पार्शियल डेरिवेटिव, अगर ये भी इसका फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ से एक बात समझ में आ रही है क्या, कि u दो फंक्शन का इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो ये होगा। अब थोड़ा सा इमेजिनेशन करो, फंक्शन बेटा बीएससी में हो गए, फाइनल ईयर करने जा रहे हो, तो अगर 3 भी फंक्शन होते हैं, nth भी फंक्शन हो सकता है, चेन रूल भी हो सकता है, मैं इसकी अनसोल्ड एक्सरसाइज भी करवाऊंगा, ठीक है। तो अब इसको अगर मैं नोटेशन करूं मैट्रिक्स फॉर्म में, किस फॉर्म में, मैट्रिक्स फॉर्म में, ठीक है। तो ये क्या होगा, कर्ल u अपॉन कर्ल x, कर्ल v अपॉन कर्ल x, कर्ल u अपॉन कर्ल y और कर्ल v अपॉन कर्ल y, मैट्रिक्स फॉर्म में, ठीक है। जिसको मैं लिख सकता हूँ क्या, फंक्शन ऑफ x y u v, ठीक है। न्यूमरेटर में u v है और ये नाम दे दें हम इसको, क्या दे दें, g दे दें, g दे दिया हमने x और y, ठीक है। ये अब इसको, इस जो मैट्रिक्स है इसको कंप्लीटली मैं नोटेशन करूँगा j u v अपॉन एक्स वाई, और J स्टैंड्स फॉर जैकोबियन मैट्रिक्स। क्या होगा बेटा, जैकोबियन मैट्रिक्स। इतनी बात समझ में आ गई। हाँ, ये तो जब हो रहा है जब मेरे पास व्हेन टू वेरिएबल, अगर जब मैं बात करूं u एंड v आर। अच्छा अब देखो, अब यहाँ से एक बात और समझ सकते हैं क्या, कि
कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा डिपेंडेंट। अब देखो u और v है बेटा, ये तो वेरिएबल क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ठीक है। वाइल x और y क्या हो गए बेटा, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ बस ठीक है, हम करेंगे एक्सरसाइज में करेंगे तो और भी अच्छी तरह समझेंगे। ये तो हमने बात की है बेटा जब हमारे पास दो फंक्शन दे रखे हैं। अब मैं इसको रब कर देता हूँ। अब जब हम बात करेंगे तीन फंक्शन के बारे में तो मैं इसके साइड में ही लिख देता हूँ बेटा यहाँ पे कि ये तो केस फर्स्ट ले रहे थे जब हम दो फंक्शन हो। अब यहाँ से केस सेकंड मैं पढ़ लेता हूँ जब u v w तीन डिपेंडेंट वेरिएबल हों। क्या हों? तीन डिपेंडेंट वेरिएबल हों x y और z का, ठीक है। तो अब समझो ये u है, ये भी फंक्शन ऑफ x y z होगा बेटा, v भी जो फंक्शन ऑफ x y z होगा और w भी h समझ लो x y z होगा, ठीक है। यहाँ से जो पार्शियल डेरिवेटिव आएगा, ठीक है, ध्यान से समझना बेटा, यहाँ से जो पार्शियल डेरिवेटिव, एक बार u का जो पार्शियल डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में, फिर y के रेस्पेक्ट में और z के, बस इसमें एक बात ध्यान रखना है, जब हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो कुछ किसी दूसरे को वेरिएबल जिसके रेस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करते हैं वो वेरिएबल कंसिडर होगा, अदरवाइज सेकंड कांस्टेंट टर्म को कंसिडर करके हम चलेंगे, ठीक है। हम इसके कुछ थ्योरम भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो कर्ल u अपॉन कर्ल x और यहाँ से कर्ल u अपॉन कर्ल y और कर्ल u अपॉन कर्ल z बनेगा बेटा। इधर से जो बनेगा वो कर्ल v अपॉन कर्ल x बनेगा, कर्ल v अपॉन कर्ल y बनेगा और कर्ल v अपॉन कर्ल z बनेगा। और इधर से जो बनेगा बेटा कर्ल w अपॉन कर्ल x बनेगा और कर्ल w अपॉन किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, कर्ल w अपॉन कर्ल z बनेगा, ठीक है। चलो अब हम नाम दे रहे हैं जैकोबियन या जैकोबियन मैट्रिक्स। तो अब इनको इन मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं ये और देख लेते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में, ठीक है। अब जब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में जब हम लिखेंगे ना, सॉरी मैट्रिक्स नहीं, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, किसके फॉर्म में बेटा, डिटर्मिनेंट में। तो कर्ल u अपॉन कर्ल x, कर्ल u अपॉन कर्ल y और कर्ल u अपॉन कर्ल z, ठीक है। कर्ल v अपॉन कर्ल x और कर्ल v अपॉन कर्ल y और कर्ल v अपॉन कर्ल z हो गया और कर्ल w अपॉन कर्ल x हो गया, कर्ल w अपॉन कर्ल y हो गया और कर्ल w अपॉन कर्ल z हो गया, ठीक है। ये फंक्शन हो गया क्या, u v w अपॉन x y z का, ठीक है। या फिर इसको जैकोबियन से डिनोट कर देंगे u v w अपॉन x y और z। ये जब है जब ये तीन। अब जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इन पे पूछा जाता है, ठीक है बेटा। हमने सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज़ जैकोबियन, जैकोबियन होता क्या है, ठीक है। इसमें मैं आप अगर देखो डेरिवेबल होगा, डेरिवेबल का मतलब अगर फंक्शन डेरिवेबल होगा तो फंक्शन एक कर्व शेप लेगा, कर्व शेप लेगा तो वो टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेगी। क्या लाइन ड्रॉ करेगी, टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेगी। और अगर फंक्शन डेरिवेबल नहीं होके अगर क्लोज्ड इंटरवल में होगा तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो इसने यही बात बताई है कि जब फंक्शन डिफाइन होगा तो फंक्शन डेरिवेबल होगा, ठीक है। और फंक्शन डिफाइन होगा तो वो कर्व शेप लेगा, कर्व शेप लेगा तो टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेगी और टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेगी तो वहाँ पे कुछ ना कुछ क्या होगा बेटा, पॉइंट होगा। क्या होगा, वो कुछ ना कुछ वहाँ पे पॉइंट होगा, ठीक है। तो हम जो ये पॉइंट ये फाइंड आउट कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि एक तरीके से इसको डिटर्मिनेंट के थ्रू हम कोई पॉइंट है तो फाइंड आउट करना चाहेंगे। एवरी पॉइंट के ऊपर हमने ये बात लिखी थी, ठीक है। तो बेटा वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करो, फिर हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम बात कर लेते हैं बेटा चेन रूल फॉर जैकोबियन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो, ठीक है।
अब इसको समझते हैं प्रैक्टिकली, एक्चुअल में चेन रूल होता क्या है और जैकोबियन में किस तरह लिखा जाता है। ठीक है, अब सपोज करो u है, ठीक है, और यहाँ से v हो गया। पहले u के बारे में, u कोई फंक्शन है x और y का, ठीक है। फिर उसके बाद ये फंक्शन है r और s का, समझना ध्यान से। तो इसका जो मैं देखो, अभी तक हमने सिर्फ दो ही वेरिएबल के बारे में बात की, u जो है वो इसका फंक्शन था, लेकिन चेन रूल के अंदर जब बात होती है तो ये भी किसी और का फंक्शन हो गया। तो इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये भी इंडिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, ठीक है। तो अगर मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव करूँगा r के रेस्पेक्ट में, तो कर्ल u अपॉन कर्ल r हो गया। एक जैसा दिख रहा है तो ऐसे लिख देंगे r को, कर्ल u अपॉन कर्ल r हो गया। तो बेटा पहले कर्ल u का जो डेरिवेटिव होगा तो वो क्या होगा, कर्ल u अपॉन कर्ल x हो गया, ठीक है। और x का जो पार्शियल डेरिवेटिव r के रेस्पेक्ट में हो गया तो क्या होगा, कर्ल x अपॉन कर्ल r हो गया। समझ में आया, ठीक है। इसी तरह कर्ल का y के रेस्पेक्ट में ये प्लस होके लिखा जाएगा, ठीक है। कर्ल u अपॉन कर्ल y, ठीक है, और y का r के रेस्पेक्ट में, y का भी r के रेस्पेक्ट में कर्ल y अपॉन कर्ल r। ये कर्ल u का जो डेरिवेटिव है एक्स वाई का, समझ गए। दो वेरिएबल हैं बेटा, तभी हमने ये लिखा है, ठीक है, r के रेस्पेक्ट में। इतनी बात समझ में आ गई। मुझे यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ, तो मुझे यहाँ से डायरेक्ट यहाँ r पे पहुँचना हो तो मैं इस तरीके से पहुँचूँगा, ठीक है। अब देखो, अब u एस के का भी तो है। अगर मुझे u का फाइंड आउट करना हो x के फॉर्म में, तो कर्ल u अपॉन कर्ल s इज इक्वल टू, u का पहले x के साथ, तो कर्ल u अपॉन कर्ल x इंटू कर्ल u कर्ल x अपॉन कर्ल s प्लस कर्ली y अपॉन कर्ली u अपॉन कर्ली y, ठीक है। कर्ली u अपॉन कर्ली y इंटू कर्ली y अपॉन कर्ली s, ठीक है। हाँ, इसको लिखो, समझ गए, ठीक है। इतनी बात समझ में आई बेटा। हाँ अब इसको यहाँ पे बंद कर देते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो, तो मेरा मेन मोटो ये है कहने का कि अगर कर्ल u और v, ठीक है, ये x की फॉर्मेट में है, तो अपॉन में क्या होगा, x और y होगा इंटू कर्ल x और y होगा, तो ये कर्ली r और s होगा। यही तो होगी इन दोनों की नोटेशन, समझ में आ रहे हो कि u और v। अब देखो इसी तरह जैसे हम बात करते हैं v के, तो v भी तो यही होगा, x और y, और ये होगा बेटा r और s, ठीक है। अगर मैं कर्ल v अपॉन कर्ल x लेता हूँ, समझना, कर्ल v और कर्ल x, लेकिन x के साथ ही r है, तो मैं यहाँ से क्या लूँगा, ये r के रेस्पेक्ट में तो होगा ये, तो यहाँ पे लूँगा कर्ल v अपॉन कर्ल x इंटू कर्ल x अपॉन कर्ली r, ठीक है। अब ये r के रेस्पेक्ट में लिया, तो अब y का भी तो वेरिएबल होगा। अब तो हमने यहाँ पे स्टेप टू स्टेप ले रहे हैं क्या, एक बार तो एक वेरिएबल कंसिडर किया है, फिर दूसरी बार हम y का वेरिएबल, तो कर्ल v अपॉन कर्ल s लेंगे बेटा, कर्ल s, ठीक है। तो कर्ल v अपॉन कर्ल y और कर्ल y अपॉन कर्ल r, ठीक है। अब v का डेरिवेटिव भी r के रेस्पेक्ट में ले लेते हैं। चलो अब v का r के रेस्पेक्ट में, अब यहाँ से हमने क्या किया था बेटा, u का भी r के रेस्पेक्ट में, u का यहाँ s कर दिया। चलो यहाँ एक और टर्म लिख लेते हैं, कर्ल u अपॉन कर्ल r, ये तो हो गया कर्ल v अपॉन कर्ल r, तो कर्ल v अपॉन कर्ल x और कर्ल x अपॉन कर्ल r प्लस कर्ल v अपॉन कर्ल y और कर्ल y अपॉन कर्ल r। अब इसको समझ ले बेटा, ठीक है। अब समझो
u का पार्शियल डेरिवेटिव r के रेस्पेक्ट में, तो इसका पहले पड़ाव इसके साथ होगा, ये कर्ल u का कर्ल x कर दिया और x का फिर r के रेस्पेक्ट में कर दिया, तो u का y के साथ, तो कर्ल u का पड़ाव y के साथ और फिर r के रेस्पेक्ट में, ये आ गया। ठीक है, अब कर्ल u का कर्ल x के रेस्पेक्ट में, s के रेस्पेक्ट में लेंगे तो इसमें एक टर्म और आएगी। ठीक है, अब u का मैं s के रेस्पेक्ट में लूँगा तो u का s के रेस्पेक्ट में ये आ गया। ठीक है, अब u का पहले x के साथ करेंगे, x के साथ कर दिया, फिर इसका x s के रेस्पेक्ट में कर दिया और y के साथ भी कर दिया और फिर इसका s के रेस्पेक्ट में, तो ये आ गया। अब देखो जब हम ये u के लिए अगर ये आता है तो v के लिए भी आएगा बेटा, ये समझ गए कि नहीं। तो v है एक्स वाई और एक्स वाई किसका फंक्शन हो गया, r और s का, तो कर्ल v अपॉन कर्ल r, तो कर्ल v का पड़ाव पहले x के लिए कर दिया, फिर x का पड़ाव r के लिए। हम किस्तों में जा रहे हैं, हम किस में जा रहे हैं बेटा, किस्तों में। ठीक है, मतलब बीच में कोई स्टॉपेज है, ये हमारा स्टॉपेज है। ठीक है, अब इसका v का r के लिए, अब देखो v का हमने r के लिए भी किया है, अब v का s के लिए करेंगे, यहाँ पे s करो बेटा, यहाँ पे क्या करो s। ठीक है, तो v का जब हम s के लिए करेंगे तो पहले यहाँ से यहाँ जाएंगे, x के लिए जाएंगे, ये y के लिए चले गए, तो अब ये इसी का ये यहाँ पे ऐड होना चाहिए बेटा, यहाँ इसको ऐड करो, ये r के रेस्पेक्ट में और प्लस कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो v का r, ये दोनों का ऐड कर दिया, ये आ गया। ठीक है, समझ गए। अब इसके लिए y के लिए गए तो कर्ली v का y के रेस्पेक्ट में और y का फिर किसके रेस्पेक्ट में, r के रेस्पेक्ट में। तो ये जो कंसेप्ट जो हमारा आया है, ये हम इस किस में इस्तेमाल करेंगे बेटा, हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन में हम इसको करेंगे। ठीक है, अब देखो मैं इसको रब कर रहा हूँ, हमने ये बात सारी पढ़ चुके हैं ये बात। अब बस अगर ये फिर भी अगर ये जैसे समझ में नहीं आया है, सपोज करो मान लो ये क्या चल रहा है, करली 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 क्या चल रहा है, तो फिर भी मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है, तो उसमें समझ में आएगा कि एक्चुअल में बेटा हम कहना क्या चाह रहे हैं और एक्चुअल में होता क्या है, क्योंकि ये सारा जो है हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म चल रहा है। ठीक है, हाँ पैरामेट्रिक फॉर्म है। और अब हम देखो हमारे पास ये बुक है बेटा और हम इसको सोल्व करवा देते हैं। चलो अब देखो इसने क्वेश्चन कह रहा है क्या, एक क्वेश्चन से पता लगेगा, क्वेश्चन हम सोल्व करवा देते हैं। क्वेश्चन कहता है बेटा कि इफ़ u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स साइन वाई और v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, और मुझे क्या फाइंड आउट करना है, कर्ल यू वी अपॉन कर्ल एक्स वाई, और जिसको मैं जैकोबियन नाम दे रहा हूँ। ठीक है, हाँ अब देखो याद करो इसको हम कैसे लिखते थे। अब इसको मैं सॉल्यूशन करवाऊँ तो हमने क्या पढ़ा था बेटा, बाय डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ जैकोबियन, डेफिनेशन ऑफ जैकोबियन क्या होती है, कर्ल यू वी अपॉन एक्स वाई। ठीक है, इसको मैं जैकोबियन क्या लिख सकता हूँ, यू वी अपॉन एक्स वाई लिख सकता हूँ जब, और इसको हमने क्या लिखा था, कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स, कर्ल यू अपॉन कर्ल वाई। ठीक है, और कर्ल यू अपॉन कर्ल वी, वी की भी वेरिएबल है ना, और कर्ल वी अपॉन कर्ल वाई। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो उसके लिए पहले मुझे पार्शियल उसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। यू हमारे पास ये दे रखा है, इसको सपोज करो इक्वेशन में फर्स्ट मान लेता हूँ और इसको सपोज करो इक्वेशन सेकंड। अब देखो अगर जब मैं इक्वेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव करता हूँ कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स, तो यहाँ से एक्स जो होगा वेरिएबल होगा, ये ध्यान रखना बेटा, और जो वाई होगा वो एक्ट एज कांस्टेंट टर्म कंसिडर करना है। क्या टर्म कंसिडर करनी है बेटा, कांस्टेंट टर्म। तो एक्स
वेरिएबल होगा तो इसका तो क्या हो गया, पार्शियल डेरिवेटिव 2x हो गया। और यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म जो डेरिवेटिव से बाहर आएगी तो ये आ गया बेटा माइनस साइन वाई, ठीक है, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। अब कर्ल u अपॉन कर्ल y करेंगे तो इसमें जो y होगा वो क्या होगा, वेरिएबल होगा, ठीक है, और x जो होगा वो कांस्टेंट टर्म कंसिडर करके चलेंगे। किसके केस में होगा ये, इसके केस में। तो यहाँ से ये कांस्टेंट टर्म तो x होगी, साइन का ये आ गया कोस y। इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब देखो कर्ल v अपॉन कर्ल x, तो कर्ल v अपॉन कर्ल x, तो इसमें भी वही बात x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये वाई स्क्वायर इंटू 2x हो गया, और x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो +1 हो गया, ठीक है। और कर्ल v अपॉन कर्ल y करेंगे, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये x स्क्वायर हो गया, तो ये 2y हो गया, +1 हो गया, ठीक है। ये दोनों वैल्यू जैकोबियन मैट्रिक्स में फिट कर दो। तो यहाँ से मैंने पुट कर दी है वैल्यू, तो पुट करने के बाद मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, ये तो आ गई बेटा 2x और ये आ गई साइन y, ठीक है। और कर्ल u अपॉन कर्ल y ये यहाँ पे आएगी माइनस का x और कोस y, ठीक है। और ये हो गया वाई स्क्वायर 2x + 1 और x स्क्वायर दिख रहा है, x स्क्वायर 2y + 1, ठीक है। अब देखो हम डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद 2x माइनस साइन y की मल्टीप्लाई मैं करता हूँ x स्क्वायर 2y + 1 से माइनस, ये माइनस माइनस ऑलरेडी क्या होगा बेटा, प्लस हो गया, ठीक है। तो यहाँ से x कोस y और ये हो गया y स्क्वायर 2x + 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो भी इसका सॉल्यूशन आएगा वो मेरे पास जैकोबियन मैट्रिक्स का रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद जैकोबियन मैट्रिक्स का जो भी आंसर आएगा बेटा मेरे पास रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हो गई। ये तो था, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा हुआ है, MDU के अंदर पूछा हुआ है, क्वेश्चन टकरा रहे हैं बार बार ये, तो इसको देखें कि बेटा मैं कैसे सोल्व कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो अब देखो इसके अलावा हम और क्वेश्चन उठाते हैं कोई, हम जैसे अब हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है, ये एक्सरसाइज 1.1 का जो कंसेप्ट है इसको सोल्व कर लेना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व कर लेना, जो भी आएगा वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। हाँ, ये जो हम कंसेप्ट लेके चल रहे हैं ये हम एक्सरसाइज 1.1 का जो अनसोल्ड है और इसमें जो थ्योरम है वो भी मैं करवाऊँगा, ठीक है। हाँ, तो अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो ये भी बहुत बार पूछा हुआ है, रिपीट हुआ है बार बार। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ x = r cos थीटा, y = r sin थीटा और z = दे रखा है। दिमाग घूमना चाहिए बेटा, क्या ये चेन रूल का कंसेप्ट कह रहा है, अभी जस्ट बताया था चेन रूल क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ से कर्ली x y z अपॉन कर्ली r थीटा और z होगा, ठीक है, r थीटा और z होगा। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे हमने 3 वेरिएबल का जो कंसेप्ट था उसमें पढ़ रहे थे, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या x y z अपॉन r थीटा और z, ठीक है। और जैकोबियन मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको मैं क्या लिखूँगा, कर्ल x अपॉन कर्ल r, इसको r को ऐसे लिख सकते हैं, और कर्ल y अपॉन कर्ल r, ठीक है। और इसको लिख देते हैं कर्ल z अपॉन कर्ल r मैट्रिक्स के फॉर्म में, कर्ल y अपॉन कर्ल थीटा, कर्ल y अपॉन कर्ल r, और ये कर्ल y अपॉन कर्ल थीटा और कर्ल y अपॉन कर्ल z, ठीक है। और कर्ल z अपॉन कर्ल r हो गया बेटा,
और कर्ल जेड अपॉन कर्ल थीटा हो गया और कर्ल जेड अपॉन कर्ल जेड हो गया। ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो मेरे पास किसका आएगा, जैकोबियन, और जो ये आएगा, हम तीनों बराबर होते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो स्टेटमेंट सारी गिवन है मेरे पास, जो भी कुछ है ये है। अब क्या कह रहा है, x का r के रेस्पेक्ट में। अब ये x है, ये मान लो सपोज करो इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बार बार रिपीट हो रहा है, ये रिपीट भी हुआ है काफ़ी टाइम से, तो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इसको समझ लेते हैं। x का r के रेस्पेक्ट में भी होगा। ठीक है, तो कर्ल x अपॉन कर्ल r के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो बेटा r के रेस्पेक्ट में क्या होगा, ये कोस थीटा हो गया, r के रेस्पेक्ट में जो होगा ये कोस थीटा हो गया। ठीक है, हाँ अब देखो यहाँ y का r के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे अब x का r के रेस्पेक्ट में होगा तो r बराबर वेरिएबल हो गया यहाँ पे, और थीटा को जो हम है एक्ट एज कांस्टेंट टर्म ऐड करके कंसिडर करके चलेंगे, और y का r के रेस्पेक्ट में क्या होगा, इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, और z का r के रेस्पेक्ट में, करली r के रेस्पेक्ट में यहाँ कोई टर्म नहीं है तो ये इसका क्या होगा, ज़ीरो। ठीक है, हाँ अब देखो कर्ल y अपॉन कर्ल r, अब कर्ल y अपॉन कर्ल r, तो r के रेस्पेक्ट में हो गया और ये सारा y के रेस्पेक्ट में हो गया। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब कर्ल y का r के रेस्पेक्ट में क्या होगा बेटा, ये साइन थीटा हो गया। ठीक है, और कर्ल y x का y का r के रेस्पेक्ट में, ये साइन थीटा हो गया। हम यहाँ लिखना चाह रहे थे y का r के रेस्पेक्ट में साइन थीटा हो गया। ठीक है, और z का r के रेस्पेक्ट में, कर्ल z का r के रेस्पेक्ट में, कर्ली z अपॉन कर्ली r, तो ये क्या हो गया, ज़ीरो। कर्ल z का r के रेस्पेक्ट में क्या हो गया, ज़ीरो। और कर्ल y का थीटा के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे कर्ल y का थीटा के जो रेस्पेक्ट में हम करेंगे तो यहाँ से थीटा क्या लेके चलेंगे, वेरिएबल, और r क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है, अब थीटा के रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं तो r ये क्या होगा बेटा, कोस थीटा। ठीक है, कोई टर्म छोड़ तो नहीं गई, थीटा के, अब जेड आर ये हो गया, ये जो रिक्वायरमेंट थी ये रह गया। ठीक है, तो ये यहाँ से लेके आऊँ कर्ल जेड अपॉन कर्ल थीटा, जेड का थीटा के रेस्पेक्ट में क्या हो गया, ज़ीरो। ठीक है, अब कर्ल जेड अपॉन कर्ल आर ये भी हो गई, कर्ल वाई अपॉन कर्ल जेड ये वाई ये रहा, तो कर्ल वाई अपॉन कर्ल जेड ज़ीरो, और कर्ल जेड अपॉन कर्ल जेड, जेड के रेस्पेक्ट में 1। अब समझो, ठीक है, सबसे पहले स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है बेटा, x इज इक्वल टू आर कोस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, z इज इक्वल टू जेड, ये फाइंड आउट करना है। ये चीज़ क्या फाइंड आउट करनी है, ये कह रहा है फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसको जैकोबियन, जब तीन वेरिएबल है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। इसमें पहले x का वेरिएबल मानो और इन तीनों के रेस्पेक्ट में, तो कर्ल x का r के रेस्पेक्ट में और कर्ल x का थीटा के रेस्पेक्ट में, कर्ल x का किसके रेस्पेक्ट में होगा बेटा, थीटा के रेस्पेक्ट में। यहाँ हम लिखना भूल गए, ये यहाँ पे आ रहा था x का, हाँ ये गड़बड़ हो गई, थीटा के रेस्पेक्ट में, और कर्ल x का ये गड़बड़ हो गई, कर्ल x का किसके, z के रेस्पेक्ट में। देखो y का x y z का ये सही है, ये y का डेरिवेटिव x का r के रेस्पेक्ट में ये लिख दिया हमने, फिर y का r के रेस्पेक्ट में लिख दिया, ये y का r के रेस्पेक्ट में। ठीक है, हाँ ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई बेटा, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लें। क्या, x का कर्ल x अपॉन
कर्ल आर, ठीक है। और उसके बाद बिल्कुल यही दे रखा है, ये तीनों वेरिएबल यही दे रखे हैं, ठीक है। और कर्ल वाई का आर के रेस्पेक्ट में, हाँ ये गड़बड़ हो गई थी, कर्ल वाई अपॉन कर्ल आर और कर्ल जेड अपॉन कर्ल आर, ठीक है। हाँ तीनों वेरिएबल आ गए आर के रेस्पेक्ट में। हाँ ये याद रखना, देखो ऐसे याद रखना है, एक्स वाई जेड का आर के रेस्पेक्ट में, ये तीनों आ गई सीरीज में। फिर थीटा के रेस्पेक्ट में, तो कर्ल एक्स का कर्ल थीटा के रेस्पेक्ट में, कर्ल वाई का कर्ल थीटा के रेस्पेक्ट में आएगा, और कर्ल जेड का कर्ल थीटा के रेस्पेक्ट में, और कर्ल जेड का कर्ल आर के रेस्पेक्ट में, और कर्ल जेड का कर्ल थीटा के रेस्पेक्ट में, और कर्ल जेड का कर्ल जेड के रेस्पेक्ट में। इसका जो सॉल्यूशन आएगा, अब ये देख लो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या चीज़ फाइंड आउट की है, बिल्कुल फाइंड आउट की है कर्ल एक्स की थीटा के रेस्पेक्ट में, एक्स की थीटा के रेस्पेक्ट में हम नहीं किया। चलो तो इसको बेटा मैं रब कर देता हूँ एक बार दोबारा से, इसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट करेंगे हम इसको, ठीक है। कर्ल एक्स का कर्ल आर के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ से आर क्या होगा मेरे पास, वेरिएबल हो गया, और सारे कांस्टेंट आर के रेस्पेक्ट में होगा, तो ये कोस थीटा हो गया, ठीक है। कर्ल वाई का आर के रेस्पेक्ट में हो गया तो साइन थीटा हो गया, ठीक है। और कर्ल जेड का आर के रेस्पेक्ट में हो गया तो जीरो हो गया। अब कर्ल एक्स का थीटा के रेस्पेक्ट में हम करेंगे तो कोस का माइनस का आर साइन थीटा हो गया, बिल्कुल सही है। अब कर्ल वाई का थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आर कोस थीटा हो गया, और कर्ल जेड का हम थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या होगा, ज़ीरो हो गया, ठीक है। अब कर्ल जेड का आर के रेस्पेक्ट में मैं करूँगा, कर्ल जेड का आर के रेस्पेक्ट में करूँगा तो ज़ीरो हो गया, और कर्ल जेड का बेटा थीटा के रेस्पेक्ट में करूँगा तो भी ज़ीरो हो गया। कर्ल जेड का कर्ल जेड के रेस्पेक्ट में करूँगा तो 1। अब सही है, ठीक है। ये सारा जो डाटा है इसको फिट करो इसमें, तो यहाँ से क्या आएगा बेटा, कोस थीटा, ठीक है। और ये साइन थीटा, और ये क्या आ गया बेटा, ज़ीरो, ठीक है। और x का थीटा क्या, माइनस आर साइन थीटा हो गया, और यहाँ y का थीटा के रेस्पेक्ट में आर कोस थीटा हो गया, ठीक है। और z का थीटा के रेस्पेक्ट में कितना हो गया, ज़ीरो हो गया, ठीक है। ये 0 0 0 और ये 1, ठीक है। अब देखो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट है, हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को अगर एक्सपेंड करते हैं तो क्या आएगा यहाँ पे, कोस थीटा, तो यहाँ से आर कोस थीटा माइनस 0 बड़े आर साइन थीटा, और अब इस टर्म के लिए एक्सपेंड कर रहे हैं तो ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, तो ये क्या होगा बेटा, साइन थीटा माइनस 0, और थर्ड टर्म 0 0 के मल्टीप्लाई अगर कुछ भी करूँगा तो 0 होगा, ठीक है। तो आर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा, आर होगा, ठीक है। अच्छा देखो ये जो क्वेश्चन था इसमें थोड़ा सा हमारी मिस्टेक हो गई थी, एक बात ध्यान रखना, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, क्या कि जो हम पढ़ रहे हैं 3 वेरिएबल का जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं बेटा जैकोबियन का, तो उस दौरान ये एक वेरिएबल को पकड़ो, इसका पहले कॉलम बनाओ। क्या बना सकते हैं हम, इसका कॉलम बनाएंगे, तो x का जो है वो r के रेस्पेक्ट में भी होगा, और x का वो थीटा के रेस्पेक्ट में भी होगा, और x का वो z के रेस्पेक्ट में, तो ये रो बन गई मेरे पास। ये जब x का है ये r थीटा z के रेस्पेक्ट में भी होगा, और y का भी है r थीटा और z के रेस्पेक्ट में भी होगा, और z का है वो r थीटा और z के रेस्पेक्ट में भी होगा, ठीक है। तो हम ये कर रहे हैं, तो ये फिर R1 यहाँ पे जो ये बनी है ये R1 बनी है बेटा, ये क्या बनी है, ये R2 बनी है, और ये क्या बनी है बेटा, R3 बनी है, ठीक है। तो हम इसको कम्प्लीटली सोल्व करने के बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा गया है, ठीक है। अब जो एक्सरसाइज हम क्या लेके चले थे 1.1, अब इसमें 6 से 7 सवाल है जो इसी टाइप के हैं, 6 से जो 7 सवाल हैं वो सारे इसी से रिलेटेड हैं। अब देखो इसमें अब एक चेन रूल का कंसेप्ट बचता है। अब ये 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल का मैं करवा चुका हूँ चेन रूल का। अब चेन रूल का इसमें एक्सरसाइज 1.1 के अंदर टोटल क्वेश्चन कितने हैं बेटा, 15, टोटल 15 क्वेश्चन है 1.1 एक्सरसाइज में। और अब जो है हम इसमें टोटल जो 10 क्वेश्चन हैं,
टोटल 1 से लेके जो 10 क्वेश्चन है वो सारे 2 वेरिएबल एंड 3 वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करेंगे और इसी कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड करेंगे एक्सरसाइज 1.1 में, ठीक है। और ये सारे रिपीट हुए हैं, जैसे अब ये क्वेश्चन नंबर 6 भी है, काफ़ी रिपीट हुआ है कि यू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र और वी इज इक्वल टू वाई और डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड प्रूव करो, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 2x, ये चीज़ प्रूव करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 तक आप कर सकते हो। हाँ, 11th से कंसेप्ट चेंज होगा, ठीक है। फिर उसके बाद चेन रूल का कंसेप्ट आता है, इसमें 2-3 बातें हैं, फिर nth का आता है, वो और सोल्व करवाएंगे, ठीक है। तो बेटा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। हम इस एक्सरसाइज को सेकंड पार्ट में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि वीडियो की लेंथ है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, इसको अपलोड करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो अब जो है सेकंड पार्ट में हम इसको एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।